Hello, my dear students. Today we are going to start chapter number 3, Politics of Planned Development. तो हम थोड़ा फर्स्ट चैप्टर पर चलते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में क्या हुआ था कि 3 चैलेंज जो थे। इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ है तो उसको क्या है, जब इंडिपेंडेंस मिलती है तो 3 चैलेंज फेस करता है इंडिया। तो एक तो फर्स्ट तो था कि हमको यूनाइट करके रखना था पूरे इंडिया को, दूसरा था डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना, और तीसरा था वेल बींग ऑफ द सोसाइटी, ये थर्ड वाला। तो इसी को देखते हुए हम देखेंगे कि किस तरीके से हमने वेल बींग ऑफ सोसाइटी किया है। तो इसमें हमने फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट देखना है वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट जब आती है कंट्री के अंदर, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो हर एक पर्सन के लिए टोटली डिफर होता है। इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं उड़ीसा से, ठीक है। तो उड़ीसा के अंदर आपको बताया है कि वहां पर क्या था, लार्जेस्ट रिजर्व है किसका? आयरन ओर का। बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट में वहां पे आयरन ओर मिलता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब डेवलपमेंट करवानी है। डेवलपमेंट के लिए ये देखना पड़ेगा ना कि कंट्री के अंदर कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन सी स्टेट के अंदर क्या चीज है। तो जो गवर्नमेंट है उसने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बाहर की कंट्रीज के साथ भी और इंडिया के अंदर भी, ठीक है। तो इस तरीके से जिसको भी आयरन और चाहिए होता था वो क्या करते थे कि उड़ीसा से ले लिया करते थे। अब यहां पर देखो क्या है कि जो गवर्नमेंट थी उन्होंने स्टील मेकर के साथ जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया था। आयरन और से ही जो है आगे स्टील तैयार होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इंडिया की गवर्नमेंट को लगा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, पैसा आएगा गवर्नमेंट के पास। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट। जब क्या है स्टील तैयार होगा तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जो होगी उनको भी क्या है एक तरह से काम मिलेगा। फिर यहां पर बताया गया आपको कि वहां के एरिया जो थे ना जहां पे आयरन और निकाला जाता था वो एक अंडर डेवलप्ड एरिया था, मतलब पर जो है ना ट्राइबल पीपल रहा करते थे। अब उनके लिए डेवलपमेंट क्या है? अब यहाँ पे देखो गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंट क्या है कि वो आयरन और जो है जाएगा, उससे पैसा आएगा, ठीक है। अब जिन लोगों के पास काम नहीं है उनके लिए डेवलपमेंट यह है कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तीसरा है कि जो ट्राइबल पीपल है उनके लिए डेवलपमेंट क्या है कि वो जो लोग हैं उस एरिया को मतलब कि प्रोटेस्ट के थ्रू जो है वहीं पर उस एरिया को हासिल कर सके, वो एरिया जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना जाए, क्योंकि उनकी डिस्प्लेसमेंट होगी, उनको वो जगह जो है अपना जो होम है, अपनी लाइवलीहुड छोड़ के किसी अदर जगह पर जो है शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्या है हर एक पर्सन के लिए जो क्या है डेवलपमेंट का डिफर मीनिंग है। अब जब हमको क्या है किसी भी स्टेट से या किसी भी जगह से कुछ भी चीज को मतलब गेन करना है तो वहां पर क्या है हम कंटेस्टेशन करते हैं, मतलब कि मंजूरी लेते हैं वहां के लोगों से। तो यहाँ पर देखो आपको बताया गया कि जो एनवायरमेंटलिस्ट थे वो क्या कहते थे कि वाई पोल्यूट एनवायरमेंट। अगर आप आयरन और निकाल रहे हो तो उससे क्या है एनवायरमेंट का जो क्या हो रहा है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा एनवायरमेंट के अंदर बढ़ रहा है। तो इस तरीके से क्या है जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं उनके लिए डेवलपमेंट क्या है कि एनवायरमेंट को बचा के रखना, पोल्यूशन फ्री रखना। अब यहाँ पे यही चीज आपको बताइए कि डेवलपमेंट का जो मतलब है वो हर एक पर्सन के लिए डिफर है। अभी देखो दोबारा से मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। अगर सरकार को कहीं से भी कोई भी रिसोर्सेज चाहिए तो उनको क्या है काफी लोगों से मतलब सलाह करनी पड़ती है, वहां पे आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, उसके बाद कहीं जाके मंजूरी मिलती है उस चीज के लिए। जैसे कि वहां के लोगों से बात करनी पड़ेगी, पीपल रिप्रेजेंटेटिव से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। जो माइनिंग एक्सपर्ट्स होंगे उनसे बात करनी पड़ेगी, कितनी माइनिंग करेंगे फिर जाके आयरन और जो है हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फोर्थ है एनवायरमेंटलिस्ट के साथ बात करनी पड़ेगी कि एनवायरमेंट किस हद तक जो है खराब होगा, और इकोनॉमिस्ट से भी बात करनी पड़ेगी कि अगर ये मतलब कि यहाँ से इतना रिसोर्स निकाला जाता है तो उससे कंट्री का कितना फायदा होगा। तो काफी सारे लोगों से बातचीत करने के बाद ही मतलब कि जो पॉलिटिक्स है वो क्या है एक तरह से मंजूरी लेती है सभी से, फिर जाके वो काम स्टार्ट होता है। तो इंडिया के लिए डेवलपमेंट क्या है? इंडिया के लिए डेवलपमेंट है एक तो इंडिया की ग्रोथ हो, और वो जो ग्रोथ हो रही है ना वो जस्टिस के साथ हो। ये नहीं है कि एक स्टेट को आप बिल्कुल खाली कर रहे हो और एक स्टेट को बहुत ज्यादा रिच बना रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्टिस के साथ ही ग्रोथ होनी चाहिए, यही डेवलपमेंट है इंडियंस के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि इंडिया है 2 मॉडल्स फॉर डेवलपमेंट। अब इंडिया के लिए 2 डेवलपमेंट के मॉडल थे, एक तो सोवियत मॉडल, दूसरा था आपका कैपिटलिस्ट मॉडल। जो यूएसएसआर वाली 15 कंट्रीज थी वो सोवियत मॉडल को फॉलो करती थी, और जो यूएसए है वो कैपिटलिस्ट मॉडल को फॉलो करता था, ठीक है। अब ये जो सोवियत मॉडल है इसका मतलब है कि गवर्नमेंट के अंडर जो है सब कुछ होना चाहिए। जो कैपिटलिस्ट वाले वो कहते हैं कि सब कुछ प्राइवेट होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो सोवियत मॉडल है उसको इंडिया के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी फॉलो कर रही है, सोशलिस्ट पार्टी भी कह रही है कि ये मॉडल अच्छा है, नेहरू जी भी कह रहे हैं कि ये मॉडल अच्छा है। तो बहुत सारे जो लोग हैं हमारी कंट्री के जो पार्टीज है वो इसको फेवर कर रही थी, ठीक है। बट इंडिया ने क्या डिसीजन लिया कि हम जो है इस मॉडल को फॉलो तो करेंगे, बट हम क्या है कि यूएसए और जो यूएसए का मॉडल था कैपिटलिस्ट मॉडल और सोवियत मॉडल को मिक्स करके जो है फिर हम इस मॉडल को फॉलो करेंगे। जो चीजें यहां से हमें अच्छी लगेंगी वो यहां से लेंगे, और जो चीजें कैपिटलिस्ट मॉडल की अच्छी होंगी वो हम यहां से ले लेंगे। तो इस तरीके से क्या है हम एक मिक्स मॉडल को जो है फॉलो करेंगे। इसके बाद एक लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजी वाले कौन होते हैं। जो लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले होते हैं वो कहते हैं कि पुअर लोगों का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, तो इसके लिए क्या है वेलफेयर पॉलिसीज। अब ये वेलफेयर पॉलिसीज कौन निकालेगी? तो वो गवर्नमेंट निकालेगी। तो ये जो लोग है ना सीधा सीधा कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को फेवर करते हैं कि गवर्नमेंट के अंडर सब कुछ होना चाहिए। जो राइट आइडियोलॉजी वाले लोग हैं वो कहते हैं कि फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए, फ्री छोड़ दो लोगों को, और जो क्या है गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन विदाउट नीड। गवर्नमेंट को विदाउट नीड के किसी के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, लोग खुद से क्या है अपना काम करे, खुद से इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। देन उसके बाद है कि प्लानिंग वाज गेनिंग मच सपोर्ट इन
1930s और 1930 से लेकर 50 तक जो है प्लानिंग को जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली है। किस तरीके से, रीजन देख लेते हैं इसके पीछे। 4 रीजन है। पहला रीजन ये है कि ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था यूरोप के अंदर 1930 के अंदर, तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से क्या है इस ग्रेट डिप्रेशन को जो है संभाल लिया था। देन है जापान और जर्मनी जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो क्या है हार गए थे, तो क्या है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी इसको अच्छे से बहुत ज्यादा संभाला है। देन तीसरे नंबर पर आ जाएगा आपको सोवियत यूनियन जो मॉडल है 1930 से 40 तक ऑब्जर्व किया गया कि बहुत अच्छे से सरकार ने यहाँ पे अपना मेन रोल प्ले किया है। 1940 और 50 में ये क्लियर कर लिया था, हमने डिसीजन ले लिया था कि हमको जो है मतलब सोवियत मॉडल से जो भी चीजें अच्छी लग रही हैं वो हम यहाँ से ले लेंगे। देन इसके बाद जो है मतलब कि ये डिसीजन साफ साफ था कि हम प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते इंडिया के अंदर, क्योंकि 1947 के अंदर तो इंडिया अभी क्या है आजाद हुआ है, तो इस तरीके से क्या है कि हम क्या है प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते, हमको सरकार को ही जो है सब कुछ संभालने देना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आ गया बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान के अंदर क्या था, 1944 के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने एक क्या है प्रपोजल तैयार किया कि प्लान्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर वो स्टेट का मतलब है यहाँ पे गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि आपको इनिशिएटिव्स करने चाहिए, आपको पैसा लगाना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके, ठीक है। तो ये जो बॉम्बे के कौन थे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने क्या है प्रपोजल रखा था सरकार के आगे। देन मतलब कि सरकार को सब कुछ देखना चाहिए, सरकार ही जो है डेवलपमेंट कर सकती है। देन प्लानिंग कमीशन जो है इंडिया के अंदर 1950 के अंदर जो है बनता है। तो ये जो प्लानिंग कमीशन है ये क्या काम करता है, ये एडवाइजरी रोल प्ले करता है, मतलब कि एडवाइस देता है। किसको एडवाइस देता है, यूनियन कैबिनेट को, ठीक है। यूनियन कैबिनेट को बताता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देन सेंट्रल मशीनरी ऑफ द प्लानिंग, अब ये क्या है प्लानिंग के अंदर जो क्या है सेंट्रल मशीनरी का रोल जो है प्ले करता है प्लानिंग कमीशन। अब ये जो प्लानिंग कमीशन है, तो ये हमने ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हम बहुत ज्यादा जो है सोवियत मॉडल से ज्यादा प्रभावित थे। तो क्या है कि वो जो यूएसएसआर है वो क्या है 5 ईयर्स प्लान बनाता है, ठीक है। तो जब 5 ईयर्स प्लान बनाता है, सेम हमको क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने भी इस चीज को फॉलो किया कि हम भी 5 ईयर ही प्लान बनाएंगे, क्योंकि हमको ये चीज उनकी अच्छी लगी है। तो इन्होंने बताया कि जो बजट है वो 2 टाइप का बजट होता है। जो यूएसएसआर वाले 2 टाइप का बजट बनाते हैं, एक होता है प्लान और एक होता है नॉन प्लान, ठीक है। प्लान के अंदर क्या है कि जो आपके मतलब लॉन्ग प्रोसेस के अंदर चलेंगे, नॉन प्लान जो है आपके 1 ईयर वाले हो गए, तो इस तरीके से इनके ऊपर खर्चा आएगा। तो इस तरीके के 2 टाइप के जो है बजट आते हैं। तो अब देखो जो आपका ये जो प्लानिंग कमीशन है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, फर्स्ट आ रहा है तो यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है 1951 के अंदर है, फिर +5 कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, फिर 5 प्लस करेंगे फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे 61 हो जाएगा, फिर इसमें 5 प्लस करेंगे तो 66 आ जाएगा। बट 66 के अंदर जो है हमारा ये जो प्लान है कितने हो गए, ये 4th नंबर का हो गया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है आपका, जो 4th नंबर का प्लान है, यहाँ पे हम प्लान हॉलीडे ले गए थे, क्योंकि क्या है इकोनॉमिकली जो है इंडिया इसको थोड़ा लॉस हो रहा था, जिसकी वजह से क्या है हमने जो 4th प्लान है जो वो थोड़ा पोस्टपोन किया, उसकी जगह 1 ईयर वाले प्लान हमने फॉलो किए थे। और जो 4th 5 ईयर प्लान था वो 1969 के अंदर आया है, ठीक है, 4th वाला। अब ये यहाँ पे 5 प्लस करके इसको 66 मत बता देना, ये 69 में हुआ था। देन इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कि जो फर्स्ट 2 5 ईयर प्लान है उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हमने चैप्टर में जस्ट इतना ही पढ़ना है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर का जो ऑब्जेक्टिव था, मेन काम था, वो ये था कि पॉवर्टी एलिवेशन, हमको गरीबी हटानी है। तो इसके जो मेन लीडर थे वो कौन थे, KN राज थे। तो इनका मेन इसमें क्या काम था, एक तो एग्रेरियन जो सेक्टर है उसके ऊपर काम करना, दूसरा है नेशनल इनकम को इंक्रीज कर देना। देन इसके बाद जो सेकंड 5 ईयर प्लान है उसका ऑब्जेक्टिव था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमको बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो कौन थे, और इसके साथ ही फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के फाउंडर कौन है, ठीक है। ये दोनों ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PC महालानोबिस, ठीक है, महालानोबिस आप करके इसका नेम याद कर सकते हो। देन इसके बाद क्या है जो सेकंड 5 ईयर प्लान था, इसके अंदर हमको क्या करना था, जो टैरिफ लगा हुआ था इंपोर्ट जो सामान इंडिया के अंदर आता था, ठीक है, उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया, मतलब कि बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया ताकि बाहर से सामान जो है इंडिया के अंदर ना आए, इंडिया के अंदर खुद का सामान बने और जो है यहाँ के लोग जो है वो उस सामान को खरीदे ताकि इंडिया की डेवलपमेंट हो पाए। तो जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने क्या है कि स्टील, मशीनरी, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, इन सभी चीजों के ऊपर क्या है अपना कंट्रोल कर लिया था। बट इसका ड्रॉबैक क्या निकला था, इसका ड्रॉबैक ये निकला था कि टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हो गए थे हम, और जो एग्रीकल्चर था वो डाउन जाने लगा था। तो ये इसके ड्रॉबैक थे। देन इसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग क्या होती है, एक तो होती है सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, जो कि सेंटर की सरकार ही चला रही है। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग वो होती है जब यूनियन, स्टेट और लोकल लेवल पर जो लीडर्स हैं वो मिलकर काम करते हैं। तो केरला ने क्या है डिसेंट्रलाइज्ड प्लान को क्या है फॉलो किया है। तो जो केरला का जो मॉडल है उन्होंने क्या है एजुकेशन, हेल्थ, लैंड रिफॉर्म्स, फूड डिस्ट्रीब्यूशन और पॉवर्टी एलिवेशन, इन सभी चीजों के ऊपर एक साथ काम किया है। जबकि अदर जगह पर आप देखते हो कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन, कहीं पॉवर्टी, इन चीजों के ऊपर काम हो रहा है, बट केरला के अंदर सभी चीजों के ऊपर इक्वली काम होता है, जिसके कारण क्या लोगों की वहां पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एक हद तक जितने तक कोई भी ह्यूमन बीइंग जी सकता है, ठीक है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है। लो इन्फेंट, वहां पे जो बच्चों की डेथ है वो कम होना स्टार्ट हो गई थी। फीमेल मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी अच्छा होना स्टार्ट हो गया। लो बर्थ रेट, जो बर्थ रेट है वो भी कम होने लग गया था वहां पे। देन उसके बाद है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स भी जो है
यहाँ पर आपको बताई गई है कि टू वे के अंदर इसको क्या है मतलब कैटेगराइज किया गया। एक तो सक्सेसफुल वाली थी, दूसरी थी अनसक्सेसफुल, मतलब ये चार हो गई टोटल। ठीक है, देन यहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स में सक्सेसफुल कौन सी है? एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। जो जमींदार होते थे ना बीच में, ठीक है, सरकार के बीच में और छोटे किसानों के बीच में जो जमींदार होते थे उनको क्या कर दिया गया था? अबॉलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। कंसोलिडेशन लैंड का मतलब है कि कोई किसान है, ठीक है, कोई किसान है, उसकी मतलब कहीं पे जो लैंड है वो यहाँ यहाँ दिखा रखी है, किसी की यहाँ पर है, मतलब बिखरी हुई जमीन है, तो इस सारी जमीन को क्या है? इकट्ठे कर दिया गया था। इस जमीन को जो टुकड़ा है इसको यहाँ पर लाके यहाँ पर दे दी गई थी। तो इस तरीके से क्या है? कंसोलिडेशन ऑफ लैंड किया गया था। तो ये भी क्या है? सक्सेसफुल रहा था। देन उसके बाद है अनसक्सेसफुल। कौन कौन से आ जाएंगे इसमें लैंड रिफॉर्म्स? पहला आएगा लैंड सीलिंग एक्ट। लैंड सीलिंग एक्ट में क्या है? एक लिमिट तक ही आप जमीन रख सकते थे। अगर इस जमीन से ज्यादा आपके पास जमीन मिलती थी तो सरकार जब्त कर लेती थी। बट यहाँ पे जो लोग हैं वो भी देखो कोई ना कोई अल्टरनेट तो ढूंढ ही लेते हैं, कोई भी अपनी जमीन ऐसे क्यों जाने देगा। तो वो लोग क्या अपने सर्वेंट के नाम पे, वाइफ के नाम पे जो है जमीन लगवा देते थे और खुद ये शो करते थे कि हमारे पास तो लिमिट के अंदर ही जमीन है, ज्यादा जमीन नहीं है। तो यही क्या है? अनसक्सेसफुल रहा था लैंड सीलिंग एक्ट। फिर है टीनेंट्स लीगल सिक्योरिटी। जो छोटे किसान होते थे उनकी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे लॉज बने हुए थे, बट उनको भी अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो ये भी अनसक्सेसफुल रहा। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं फूड क्राइसिस। अब इंडिया के अंदर क्या है? फूड क्राइसिस चल रहे थे 1940 के अंदर। क्या है? जो ग्रोथ रेट है ना ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जैसे कि यहाँ पे तो हमारी मतलब की पॉपुलेशन की ग्रोथ है, बट इससे थोड़ा सा ही ऊपर क्या था? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था। हमारे पास इतना खाने के लिए था कि मतलब आराम से हम किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। देन 50 और 60 के अंदर क्या? पॉपुलेशन ग्रोथ एकदम से ही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। देन फिर क्या होता है? 65 और 67 में फेमाइन्स आ जाते हैं, भूखमरी आ जाती है, और 2 वॉर्स, लड़ाइयां लगती हैं, 65 में पाकिस्तान के साथ, 67 में चाइना के साथ। तो जिसके कारण इंडिया के अंदर क्या आ जाते हैं? फूड क्राइसिस आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो कंपेन चलाती है। ऐसे तो सारे लोग भूख के कारण मर जाएंगे, तो सरकार जो है गांव में जा जाकर क्या है? कंपेन चलाती है और विलेजर्स को समझाती है कि आपने क्या है मतलब सबके लिए उगाना है। ये नहीं है कि सिर्फ अपने लिए मतलब उगाना है फसल, आपने सबके लिए उगाना है। तो स्पीच फॉर नेशन, वो नेशन के लिए स्पीच देते हैं कि आपको नेशन की डेवलपमेंट करवानी है, ये वो, ज्यादा से ज्यादा फसल उगाओ। ठीक है, स्लोगन देते हैं, ग्रो मोर ग्रीन। ठीक है, तो इसी के चलते ही आता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो इसके मेन यहाँ पे हेड बताए जाते हैं वो है MS स्वामीनाथन। अब ये जो MS स्वामीनाथन है, इन्होंने जो ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए हैं, ठीक है, इसके अंडर जो है क्या क्या काम किए गए थे, यहाँ पे आपको बताया गया बेटर प्रोडक्शन टाइम, कि अगर हम ऐसे एरियाज को चूज करें जहां पर क्या है? प्रोडक्शन अच्छा होता है, मतलब फर्टाइल लैंड है, तो वहां पे टाइम कम लगेगा और हम क्या है मतलब इस चीज को वहां पे इंप्लीमेंट करेंगे। जहां पे फसल अच्छी नहीं होती वहां पे नहीं उगाएंगे। देन उसके बाद है सब्सिडीज देंगे। HYV जो सीड है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इरिगेशन, इन सभी चीजों के ऊपर सरकार ने काम किया। और क्या है? इससे जो रिच पीपल थे ना, जस्ट उन्हीं को फायदा हुआ था, पुअर पीपल को कोई यहाँ पे फायदा नहीं हुआ। मेन जो आपका यहाँ पर आ जाएगा वीट के ऊपर मेन जो है फोकस किया जाता है। वेस्टर्न यूपी, ठीक है, पंजाब और हरियाणा में जो है इस एरिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन लाया जाता है। फिर इसके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं? इसमें जो लेफ्ट विंग है वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। वो कहता है कि इससे तो रिच पीपल का ही फायदा हो रहा है, तो पुअर लोगों का क्या होगा? ठीक है, कि पुअर लोगों के लिए भी काम करना पड़ेगा। और मिडल पीजेंट सेक्शन जो है वो भी उभर कर सामने आता है कि इससे सिर्फ रिच को फायदा हो रहा है, पुअर को कोई फायदा नहीं हो रहा है। देन उसके बाद आता है व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन के ऊपर जो है यहाँ पे आपको बताया गया कि गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड जो है काम कर रही थी, मतलब कि जो दूध का काम है, दूध को एक जगह पे इकट्ठे करना, फिर उसको सेल करना, इस तरीके से काम कर रही थी। तो यहाँ पे मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? वर्गीश कुरियन को बोला जाता है। वर्गीश कुरियन को क्या बोला जाता है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या किया था? आनंदनगर गुजरात के अंदर जो कि है वहां पे अमूल की जो फैक्ट्री है वो लगाई है। ठीक है, और इसको क्या है जो आपका व्हाइट रेवोल्यूशन है, इसका सेकंड जो नेम है वो है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड। तो इस तरीके से आपको ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन आ जाएगा। देन आपको जो 2 यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर ना एडेड टॉपिक है, ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये दोनों टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया गया NDC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये कब सेटअप हुई थी? 6 अगस्त 1952। मतलब 50 के अंदर हमारा जो है देखो यहाँ पे प्लानिंग कमीशन बना है। ठीक है, और 52 के अंदर जो है NDC जो है बन जाती है। अब ये जो NDC है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है, इसके जो मेंबर हैं वो प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर जो मेन होते हैं वो हो गए। ठीक है, चीफ मिनिस्टर हो गए सभी स्टेट्स के, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज के, यूटीज के भी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वहां पर बैठते हैं। एंड मेंबर ऑफ नीति आयोग, जो मेंबर है नीति आयोग के, नीति आयोग तो बहुत बाद में बनी है, बट उसके मेंबर इसके मेंबर भी होते हैं, NDC के मेंबर भी होते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एडवाइजरी बॉडी है टू प्लानिंग कमीशन। ठीक है, एडवाइज करती है ये प्लानिंग कमीशन को। ठीक है, टू प्रमोट द कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो इकोनॉमिक की जो पॉलिसीज हैं उनको प्रमोट करती हैं। फिर है बैलेंस्ड एंड रैपिड डेवलपमेंट होनी चाहिए, इस चीज के ऊपर वर्क करती है। जो NDC है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि स्टेट जो है वहां पे बैठ के सारी स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो डिस्कस कर सके कि उनकी स्टेट के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर है जो NDC है वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे? सिक्योर द कॉपरेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट का जो कॉपरेशन है ना, कि सारी स्टेट जो है इनको क्या है? कॉपरेट करे, उसको सिक्योर करती है। और जो NDC ने एग्जीक्यूशन करना है, मतलब कि जो भी प्लान लागू करना है उसके लिए भी क्या है? डेवलपमेंट के लिए जो भी प्लान वो लागू करते हैं उसके लिए सारी की सारी जो स्टेट्स हैं वो कॉपरेट करें NDC को। ठीक है, फिर क्या है? NDC को रिमूव करने की
बात की जा रही है कि इसको अबॉलिश कर दिया जाए, क्योंकि नीति आयोग ऑलरेडी यही काम कर रही है जो कि एनडीसी किया करती थी, ठीक है। बट अभी तक कोई भी ऐसा रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है जिसके तहत इसको क्या है खत्म कर दिया जाए, ये अभी भी ये बॉडी जो है चल रही है। अब यहाँ पर आ जाएगा आपको नीति आयोग, ये भी एडेड टॉपिक है। नीति आयोग जो है इसको थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट भी बोला जाता है, सोच विचार करने का एक टैंक, ठीक है। ये क्या है, ये जो नीति आयोग है इसकी फुल फॉर्म भी देखनी पड़ेगी। पहले हम इसको प्लानिंग कमीशन बोला करते थे, प्लानिंग कमीशन का नेम चेंज करके क्या रख दिया गया, नीति आयोग। अब देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। ये जो नेम है ना नीति, ये किन्होंने रखा है, नरेंद्र मोदी जी ने रखा है, ठीक है। 2014 के अंदर वो पावर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। और क्या है, इसका नेम प्लानिंग कमीशन का नेम चेंज करके नीति आयोग रख देते हैं, ठीक है। अब कब रखा था ये नेम, 1 जनवरी 2015 के अंदर इसको नीति आयोग इसका नाम रख दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके, प्रोवाइडिंग नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस टू यूनियन गवर्नमेंट। जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उसको क्या है, नेसेसरी और टेक्निकल जो एडवाइस होती है वो प्रोवाइड करवाना होता है नीति आयोग का काम। इसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन है, पीएम होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है वाइस चेयरपर्सन, इसके फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन कौन थे, अरविंद पानागरिया, ठीक है। और ये जो नीति आयोग है ना, ये जो है बॉटम टू अप अप्रोच करती है, मतलब निचले लेवल से लेकर ऊपरले लेवल तक ये काम करती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हर एक एरिया को, हर एक डेवलपमेंट का काम जो है वो कवर अप किया जाता है, ठीक है। जो ये है 1952 के अंदर बनी है, ठीक है। और ये जो है आपको 2015 के अंदर बनी है, मतलब इसका जो काम है वो नीति आयोग ने संभाल रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आपको ये चैप्टर जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा और एक ही वीडियो के अंदर कवर किया है सारा का सारा चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दूसरे बच्चों के साथ।